हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है तुम्हारे मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। सचिन जो था कप्तान नहीं बन पाया ना। अच्छा, सचिन वाज अ गुड बैट्समैन। वही क्या खिलाया सलमान को, कितना बोल रहा है इंटरव्यू में। मैं शायद 15 दिन बाद कलर्स टीवी पे दिखाई दूंगी और उसके अगले दिन मैं बेरोजगार थी। ऋचा जी अमेजिंग जवाब दे रही हैं और आज तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी लाइव होने वाली। वैसे बताऊं दुनिया में ना अधिकांश लोगों की जिंदगी डेड है। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ है ऋचा जी। अब इनका क्या परिचय है, आई मीन जिंदगी लाइव भी आपने सबने देखा होगा, जिंदगी विद ऋचा के बारे में सुना होगा। तो इनकी एक लंबी जर्नी रही है, लेकिन उस जर्नी का वो हिस्सा जो सब चैनल पे आया हुआ है ये तो सब जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं ये मानता हूँ हर टाइटन या हर अचीवर उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें भी होती हैं, असफलताएं भी होती है। और आज ये अपोजिट साइड बैठी है। बेसिकली ये रात दिन लोगों को अपने टॉक शोज़ में इनवाइट करती है, उनको ग्रिल करती है, उनके कभी सॉफ्ट कभी हार्ड पहलुओं को बाहर निकाल के लाती हैं, कभी आंसू गिरवाती है, कभी ठाके लगवाती है। तो लेकिन आज ये उस साइड बैठी हैं और आज इनको मिक्सी में जाना है। मतलब आज इनको जो है, हालांकि ये कर लेंगी, मुझे श्योर है, ये थोड़ा एक्टिंग कर रही हैं कि मतलब नहीं। तो चलिए आज का पहला सवाल आपसे पूछते, तैयार? तो 100% ट्रुथ चाहिए, ठीक? और जहां पर ट्रुथ नहीं बोलना हो आप पहले से बोल देना, इसका मैं सच नहीं बोल पाऊंगी तो करके मैं जवाब नहीं। क्या बोलते हैं, मैं सच के सिवा मैं सच बोलूंगी। नहीं, वो वाले में तो बहुत झूठ बोलते हैं। हाँ तो बहुत झूठ बोलते हैं। हाँ जी, पिक अप योर कार्ड। ओह माय गॉड, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन योर करियर? अगर 2007 में मेरी जिंदगी में जिंदगी लाइव नहीं आता तो शायद आज मैं कुछ और कर रही होती या फिर मैं घर पर बैठी होती। मतलब घर पर तो शायद नहीं बैठती, कोई काम करती, लेकिन मैं मीडिया में नहीं होती। तो मेरा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि ज़िंदगी लाइव आ गया, बहुत अलग तरह का। और सोचिए उस ज़माने में, आज अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने 2007 में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पे एक शो बनाया था। उस समय कौन बात कर रहा था इंडियन मीडिया में इसकी? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, होमोसेक्सुअलिटी। मैंने इतने चैलेंजेस, जो आपने उसमें कहा ना, हमने बहुत रिस्क लिए हैं। हमें लगा कि गालियाँ भी पड़ेंगी, क्या होगा, लोग देखेंगे नहीं ये शो। लेकिन हमने एसिड अटैक सर्वाइवर्स, मैंने जितना एसिड अटैक सर्वाइवर्स पे काम किया है ना, शोज़ में इंटरव्यूज़ किए, ऐसे बैठी है कि एसिड, मैं रो पड़ी एक में, क्योंकि उसकी आंख पे एसिड था तो पूरा पानी बहे जा रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो, थोड़ी देर बाद मैं रो पड़ी। हमने एडिक्शन पे, नशे पे जितना काम किया है, युवाओं के नशे पे, कि कैसे ज़िंदगी बर्बाद होती है। तो ये चूँकि अपने मन का काम कर पाई ना उज्जवल जी, जो आप कह रहे थे ना, किसी की ज़िंदगी बदल जाती। जब कोई मुझे लिखता है कि आपके शोज़ की वजह से नशा छूट गया या आपकी शो की वजह से ये हो गया, गरीब था, हिम्मत मिली कि मैं भी IAS बन सकता हूँ, तो बस वो मेरी लाइफ का आई थिंक टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर में। लेकिन यहाँ पर यदि मैं आपसे पूछूं कि आज की डेट में आपका सबसे फेवरेट शो कौन सा है? मैं तो न्यूज़ देखती नहीं ना अब। अच्छा, मैं तो न्यूज़ चैनल, मुझे पता नहीं, मिठाई नहीं खाता मतलब। जो खबर है वो पता चल जाती है। तो सवाल को और एक्सटेंड करता हूँ ना, आपके हिसाब से आज की डेट में फिर भी सबसे रीजनेबल टॉक शो होस्ट कौन है? खराब नहीं पूछ रहा हूँ। तो वही कहा रहे हैं, डिबेट शोज हो रहे हैं। टॉक शो तो सिर्फ मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ या नीलेश कर रहे हैं, तो नीलेश मुझे बहुत पसंद है। तो जो भी डिबेट्स चल रहे हैं टीवी पे, जो भी शो चल रहे हैं, आपके हिसाब से रीजनेबली गुड, न्यूट्रल, आप किसी की बुराई नहीं कर रही, भलाई तो कर ही सकती हैं, तो वो आपको कौन सा लगता है? नहीं, लेकिन जब मैं देख ही नहीं रही तो मुझे पता कैसे चलेगा? आप यहाँ पे डिप्लोमेटिक हो रही हैं। नहीं, सीरियसली मैं आपको बताऊं, मेरे घर में शाम को टीवी, मतलब न्यूज़ टेलीविजन कब से नहीं चला है मुझे पता नहीं है। तो ये जजमेंट मैं आपको छोड़ता हूँ। एक चीज मैं कह सकती हूँ, एक व्यक्ति को मैं जब खुद मीडिया में आई थी उससे पहले से इत्तेफाक से, जैसे एनर्जीज कहते हैं ना, वो मेरे बॉस भी बने और एज अ टीम लीडर मैं उन्हें बहुत एडमायर करती हूँ। और अभी भी जब वो डिबेट्स करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, राजदीप सरदेसाई, ये मैं बोलूँगी, मेरे मन में राजदीप सर के लिए बहुत सम्मान है। अच्छी बात ये थी, जैसे मैं मुंबई से आई, आशा भोसले जी का इंटरव्यू करके मैं अपनी डेस्क पे बैठी हूँ, राजदीप काफ़ी दूर खड़े हैं, ऋचा इधर आओ नहीं बोला, ही विल वॉक टू योर डेस्क। मुझे उनकी ये चीज़ इतनी अच्छी लगती थी एज अ टीम लीडर। 2 बार ऐसा हुआ मेरे साथ। एक बार मैं सलमान खान का इंटरव्यू करके आके बोलते हैं, क्या खिलाया सलमान को, कितना बोल रहा है इंटरव्यू में, सलमान तो इतना बोलता नहीं है, 1 लाइन आंसर्स देते हैं। ही एज अ टीम लीडर वो सो गुड। मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है, जिंदगी लाइव, अगर जिंदगी लाइव चल गया, जिंदगी लाइव की TRP नहीं आती थी कभी। जब अपना सेंसिटिव शो करोगे तो सेंसेशनल मीडिया के जमाने में, लेकिन राजदीप का पॉइंट क्लियर था, जिंदगी लाइव की TRP आए या ना आए, ये शो एक अच्छा काम कर रहा है, ये चलते रहना चाहिए। अच्छा, उल्टा सवाल करता हूँ, इनमें से कौन ऐसा है जिसका इंटरव्यू आप फिर से लेना चाहेंगे? बमन ईरानी। बमन मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। बमन के एपिसोड में मैंने बहुत कुछ सीखा था। बमन की वाइफ ने एक चीज उनके बारे में कही जो फिर मैंने अपनी लाइफ में लागू की। मैंने उनसे कहा, बमन की आपको कौन सी चीज बहुत अच्छी लगती? बोली, कहीं भी जाते हैं ना, जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, ज्यादातर वो नेम प्लेट ऐसे लगा होता है ना, एयर होस्टेस का भी नाम लिखा होता है। बोली, बमन हमेशा नाम बोलते हैं
एक्सक्यूज मी या ऐसे नहीं तो तब से फिर मेरी भी एक आदत बन गई है। मैं अगर नाम लिखा है, आप किसी मैकडॉनल्ड्स कहीं भी जाइए तो फिर मैं ना नाम लेके ही बोलती हूँ, मैं पढ़ लेती हूँ क्या नाम है, उससे पर्सनलाइज्ड कनेक्ट बिल्ड हो जाता है। तो मुझे बहुत सारे लोगों में, बमन चूंकि एक सेलिब्रिटी वैसे भी हैं, तो मुझे अब तो मोटिवेशनल स्पीकर अब मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, बट मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो मैं इनफैक्ट कुछ दिन पहले सोच रही थी कि बमन से एक राउंड ऑफ इंटरव्यू फिर से बनता है, क्योंकि तब जब आए थे तब से अब मैं बमन बहुत इन्वॉल्व हो गए। चलिए, डर लग रहा है मुझे। जिंदगी का सबसे कठिन समय कौन सा था? मेरी जिंदगी में तो इतने अप्स एंड डाउन्स है ना कि कभी स्टेशनरी रही नहीं, ऊपर जाएगी फिर अचानक फट धड़। लेकिन हाँ, एक समय बोल सकती हूँ जब मैं अपनी 9-10 महीने की बेटी को लेकर मैं दिल्ली आई थी जब, और ये हुआ था कि चलो मीडिया में स्ट्रगल शुरू करना था। अच्छा, हाँ, तो आप जहाँ से भी आई थी वहाँ पहले से आपके हाथ में कोई जॉब लेटर वगैरह नहीं था, आप यहाँ आके स्टार्ट कर रही थी? हाँ, तो क्या हुआ था, शादी से पहले मैं 96 में दूरदर्शन के वो करती थी शोज, 500 रुपए का एक वो होता था शूट। फिर शादी होके अजमेर चली गई, वहाँ थोड़े दिन अखबार में काम किया, लेकिन फिर ये होता रहा, मेरे सब फ्रेंड्स कहते रहे लाइफ में, देखिए कुछ लोग आपके जो होते हैं ना हमेशा पुश करते हैं, तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो, अभी समय निकल जाएगा, बाद में पछताओगी, ये है हुआ। और मेरी माँ मेरे साथ खड़ी रही। उज्जवल जी, मैं हर जगह जहाँ जाती हूँ ना, मैं कहती हूँ एक माँ अपनी बेटी का जीवन बदल सकती है। 100 लोग आपके खिलाफ खड़े हों। मैंने वो, जो आप कठिन समय की बात कर रहे हैं, मैंने वो समय देखा है जब एक भी रिश्तेदार ने शायद साल भर में मुझे फ़ोन नहीं किया। यहाँ नोएडा में मेरे रिश्तेदारों में शादियां हो गई, मुझे नहीं बुलाया गया। मुझसे कहा गया देखो कितना अम्बिशन है कि पति को छोड़ के चली गई, जबकि सब म्यूचुअल अग्रीमेंट से ये हुआ था। मेरे हस्बैंड ने कहा मैं यहाँ हूँ, तुम करो, तुम ट्राई करो ये वो, और वैसे आप अकेले ऐसे कैसे करोगे। मेरी माँ ने कहा, मैंने एक ही चीज़ कही थी कि मैं अपनी बेटी को क्रच में नहीं रखना चाहती, तो माँ ने कहा तुम्हारी बेटी को हम पालेंगे, तुम करो। तो वो लोग ऐसे खड़े रहे, लेकिन दुनिया आपके लिए कितना बुरा बोल सकती है, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन, आपकी हर चीज़, मैंने वो पूरा बर्दाश्त किया। और मैं सोचती थी कि कोई नहीं, एक दिन मेरा काम बोलेगा या मेरा। उसके बाद क्या होता था ना, दोस्त कहते थे इस चैनल में ना वैकेंसी है, यहाँ फ़ोन करो। आज मैं नाम नहीं लूंगी, तो एक आज भी वो सीनियर, बहुत सीनियर पर्सनालिटी हैं, उनको मैंने फ़ोन किया, हालांकि उनको मैं पर्सनली बता चुकी हूँ ये बात, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा सुना है आपके चैनल का हिंदी चैनल आ रहा है, तो मैं ट्राई करना चाहती हूँ। तो उन्होंने, अब ठीक है, ख़राब मूड में रहे होंगे, डांट वाट के मुझे फ़ोन रख दिया। उस दिन मैंने ये भी सीखा उज्जवल जी कि कई बार बहुत कोई स्ट्रगलिंग पर्सन आपको फ़ोन करे ना, आप चाहे उसे नौकरी दे पाओ या ना दे पाओ, आप उससे ना, हाँ अच्छा कुछ करते हैं, अच्छे से बोल लो। मैं बहुत रोई 1 घंटे तो शायद मैं सिर्फ रोती रही, और फिर मैं खड़ी हुई शीशे के सामने अपने आप से कहा कि रिचा, अब ये तय कर लो कि इसी शहर में, इसी इंडस्ट्री में कुछ बनना है और इसी व्यक्ति से मिलना है और इसको बताना है कि इसने तुम्हें बेइज्जत किया, लेकिन इस बेइज्जती को आज इंस्पिरेशन बना लो, जिद बना लो। तो वो समय था जिसमें 1 साल बाद फिर मुझे जी में जॉब लगी 2002 में आके, तो वो 1 साल बड़ा मुश्किल निकला था। अब आपको मैं बताऊं, जिंदगी लाइव कलर्स टीवी पे अचानक हुआ कि कलर्स पे जाएगा। अब आप सोचिए, एक न्यूज़ चैनल पे जा रहा था और कलर्स पे जाता, तो मेरी पर्सनालिटी, मेरी ब्रांडिंग कितनी डिफरेंट हो जाती। हमें शूट पे निकलना था, उससे 2 दिन पहले ये हुआ कि शूट रोक दो, पाइपलाइन में कुछ चीजें थी, कंपनीज के टेक ओवर्स हुए। देखिए छोटी मछलियां ही मर हो जाता है। मैं पार्लर में बैठी थी, लिटरली मैं पार्लर में बैठी थी, बाल कुछ होते, फोन आया सिद्धार्थ बासु का कि रिचा द शो हैज बीन स्टॉप्ड, और मेरी ना आंखों से टप टप। मैं शायद 15 दिन बाद कलर्स टीवी पे दिखाई दूंगी, और उसके अगले दिन मैं बेरोजगार थी, क्योंकि मैं प्रोडक्शन हाउस के साथ वो शो बन रहा था, वो शो बंद हो गया, मेरे पास पैसे नहीं थे। मुझे कई बार लगता है उज्जवल जी, हम सबके साथ शायद होता होगा, मुझे अपने लिए लगता है कि भगवान ना मुझे, या डिवाइन जो भी कहिए आप, बिल्कुल इलास्टिक लिमिट जब टूटने वाली होती है ना, तब कहीं से आके बचा लेता है। उसके बस अगले महीने, जिस महीने मुझे था कि अब सेविंग खत्म, मेरी रेडियो में बिग FM में जॉब लग गई, तो बच गई। आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ूं? आप पढ़ लीजिए, आपकी आवाज पूरे देश क्या पे ये दिस इज ये सही। देखिए डिवाइन को पता है मुझे क्या काम अच्छा लगता है। आस्क अ क्वेश्चन टू डॉक्टर उज्जवल पाटिल। ब्रह्मांड आपको सैल्यूट कर रहे हैं पहले आपकी एबिलिटी के लिए। यस, मैं सबसे पहले, जब आपके बारे में सब इतना जानते हैं सब, हर कोई, और आपसे अभी बातें कर रही हूँ, आपकी ऊर्जा का राज। मैं हमेशा अपने हर सेशन में भी एक लाइन कहता हूँ, आपकी सफलता में मेरी सफलता है।
मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर या बिजनेस कोच पैसे के लिए नहीं बना। तो जब मैं किसी को कोई ज्ञान देता हूँ या किसी को कोई बिजनेस टिप देता हूँ, उसके बाद उसका एक स्टोर 2 स्टोर में बदल जाता है, एक फैक्ट्री 2 फैक्ट्री में बदल जाती है, और मैं जबरदस्ती जिद करके सबका चैरिटी फाउंडेशन खुलवाता हूँ। आपने CSR वर्ड सुना होगा, मैं एक नया वर्ड निकाला, ISR, इंटरनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं उसको बोलता है तुमने बाहर इतना मंदिर बनवाया, धर्मशाला बनवाया, प्याऊ बनवाया, तुम्हारे यहाँ 4 स्टाफ है, उनके बच्चों का एजुकेशन नहीं हो पा रहा है, उसकी फीस भर दो यार। वो देखो उसके एक बिटिया को शादी में कितनी दिक्कत आ रही है, उसके पैसे दे दो। तो ऐसा ऐसा करके मैं उनको ISR में बजट करवा देता हूँ। तो लकीली इतने लोग आते हैं और वो कहते हैं सर जिंदगी बदल गई 3 महीने में। इसके पहले ना तो सेल्फ बिलीफ था, ना कुछ हम एफर्ट डालते थे, बैठ के रोते रहते थे। तो यदि आप मेरी ऊर्जा पूछेंगे ना, तो जब लोग सफल होते हैं ना और उनके चेहरे के जो इमोशंस रहते हैं ना, वही मेरी ऊर्जा है। वही देखने के लिए ही मैं रात दिन दौड़ता हूँ। कोई टाइम, घड़ी, दिन कुछ महीने नहीं के 21 दिन आप ट्रैवल करते हैं। मैं तो 3-4 दिन करने के बाद बोलती हूँ अब नहीं करना। तो आपका सवाल समाप्त हुआ। ठीक है, अब मैं वापस मिला दूं, यही बार बार आता रहे मेरे। ना, यदि आप मतलब सोने की पेन से और हीरे की नीब से अपना लक लिखा के लाई होंगी, तो ये इसमें 2 कार्ड है। यदि दूसरी बार निकल गया तो मैं खड़े होके आपको 90 डिग्री होके आपको सलाम कर दूंगा मैं आपको। ये मत बोलना, मैं खड़ा हो जाऊंगा लिटरली। माय गॉड, मतलब आपको प्रणाम है। मतलब एक मैडम को स्टार्टअप का कोर्स फ्री, ठीक, उसके अलावा जो दिल्ली में अगला VIP हो रहा है वो भी फ्री। जो कोर्स ये बोले, मतलब आपको प्रणाम है। पूछ लूं? मतलब अभी पूछेंगी। आप जब निराश होते हैं तो आप क्या करते हैं? आप सबको इतना ऊर्जा दे रहे हैं, आप निराश भी तो होते होंगे कभी? हाँ, लेकिन मैं निराश जरूर होता हूँ, लेकिन ना मेरे को निराशा का कंसेप्ट समझ नहीं आता। मैं निराश होता तो हूँ, लेकिन मैं रुकता नहीं हूँ। मतलब मेरी कुछ बेसिक हैबिट है कि जैसे मैं भले किसी को भी बोल लूँगा इसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से, लेकिन तुरंत 5 मिनट बाद मेरे अंदर का आदमी मुझे रिकॉल करता है, मेरी अंतरात्मा रिकॉल करती है और मेरे से सवाल पूछती है, निर्णय किसने लिया था? तुमने लिया था। यदि किसी ने तुमको चीट करके कोई भाग गया, तो इसका मतलब वो तो अपने मिशन में सफल हुआ। तुम्हारे सिस्टम में कोई फ्लॉ था जिसकी वजह से वो कर पाया। तो मतलब जिम्मेदारी खुद, तो जिम्मेदारी तो हमेशा खुद की है। तो मैं हमेशा ये निराश जरूर होता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं रुकता नहीं, मैं ना तुरंत कोई अगला प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। मैं ये मानता हूँ जितना डिप्रेशन वगैरह है ना, इसका कारण क्या है कि हम ना उस मोमेंट में रह जाते हैं। हम उसको ओवर थिंक करने लग जाते हैं। हम ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता। हम इतने थॉट्स बुन लेते हैं कि उस जाल में खुद ही उलझ के रह जाते हैं। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि निराशा इज मोर अ मेंटल स्टेट। मतलब ठीक है, आपका कुछ अच्छा हुआ, कुछ नहीं हुआ, भाई हर चीज आप कोई मन की तो नहीं कर सकते। हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है, तुम्हारे मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। ये तो एक एस्पेक्ट है। एक दूसरा कोट है, वो कहता है कि बी थैंकफुल टू गॉड, कि जो भी आप सोचते हो वो होता नहीं। नहीं तो जिंदगी में तो कितनी बार क्या क्या सोचते हैं, किसी के लिए बुरा सोच लेते हैं, किसी के लिए कुछ सोच लेते हैं, कहीं कुछ, तो वो सब कुछ हो जाता। तो हम सब निराश होते हैं, लेकिन निराश ना हो ऐसा कोई मेथड ही नहीं है इस दुनिया में, है ना। लेकिन निराशा से कितनी जल्दी आप बाहर आ सकते हैं, इसमें आपकी विजय। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज इस एपिसोड में कम से कम डॉक्टर उज्जवल पाटनी के फैंस मुझे बहुत शुक्रिया कहेंगे कि देखिए 2 सवाल आप जादूगर हैं। आप समझिए, मेरे को ऐसा लगता है ब्रह्मांड आपके लिए कुछ सोच रहा है, आप कर जाइए। मतलब ये ब्रह्मांड के छोटे छोटे इंडिकेशंस पे हमको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे 30 कार्ड है। हाउ इज इट, कोई भी लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से कैसे पॉसिबल है कि आपके 2 कार्ड दोनों वही निकले, क्योंकि मैं चाह रही थी तो आप कुछ बड़ा चाहिए अभी, कुछ बड़ा सोचिए इस वक्त आप। शेयर योर टॉप सक्सेस हैबिट्स। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आज आप यहाँ तक पहुंची हैं, आप वन ऑफ द मोस्ट नोन फेसेस, और मैं आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड बता रहा हूँ, आप बहुत पॉजिटिवली जानी जाती है। मतलब टीवी भी अपनी वाइब शेयर करता है, हाँ, है हाँ। तो इवन ये स्माइल, आपका ऑरा, सब कुछ एक वाइब शेयर करता है ना। तो आपकी कौन सी सक्सेस हैबिट्स है जिनसे आप यहाँ तक आई? जिस वक्त मुझे जो काम करना होता है उसके लिए ना मैं फिर पागल हो जाती हूँ। अब इसको आप क्योंकि आप तो मेंटोर हैं, अब इसको आप अच्छे में देखेंगे या उसमें पता नहीं, लेकिन उस वक्त मेरी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आप यकीन नहीं जानेंगे कि जैसे सपोज आज सुबह कुछ हुआ है, भाई हर घर में झगड़े भी होते हैं, सब टेंशन होता है, हो सकता है मैं सुबह रोई हुई हूँ, उस समय भी मैं कहीं किसी इवेंट में गई या कोई शो किया और लोगों ने कहा कितना पॉजिटिव, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस वो जो मछली की आंख, मतलब उस समय जो बस वो फोकस मेरा होता है। तो यदि एक लाइन में इसको आप बताना चाहे कि ये मेरी आदत फोकस,
क्योंकि मतलब मैं फिर बीमार हूँ, मेरी तबीयत खराब है, एक बार मेरा कैमरा ऑन हो गया और आप मेरे सामने बैठे, मुझे आपका इंटरव्यू करना है, उसके बाद मेरे अपनी पर्सनल लाइफ में 100 दुख चल रहे हो, मैं उस समय नहीं, मैं उस 2 घंटे के लिए सोचूंगी कि बस रिचा अभी 2 घंटे फोकस करो सिर्फ इन पर। तो जो है जहां है वहां 100% हो जाए तो आधा सफलता तो का मंत्र तो यही है। अब बाकी 2 सक्सेस हैबिट्स और कौन सी आप शेयर करनी चाहेंगे? वो हैबिट्स है, प्लूरल है वो। मुझे लगता है टाइम डिसिप्लिन, क्योंकि मैंने बहुत सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व किया है उसके साथ। 2 लोगों के मैं नाम लूंगी, अमिताभ बच्चन जी और सितार वादक पंडित रविशंकर, क्योंकि उनके ऑफिस में मैंने काम किया और उनकी जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। उनका जो टाइम डिसिप्लिन था ना, अगर आपने उन्हें 5 बजे बुलाया है तो 5 बजे होंगे। मतलब पंडित रविशंकर तो एक बार अपनी पत्नी को घर छोड़ के चले गए कि तुम आती रहना, मैं जा रहा हूँ, लेट नहीं हो सकते उस इवेंट के लिए। बच्चन सर को मैं कितने साल से केबीसी के सेट पर देख रही हूँ। मतलब जब हम पहले मुंबई जाते थे वहाँ शूट के लिए, तो एक वैन, मतलब एक वो वैन मेरी खड़ी होती थी, और अगर कहा गया कि बच्चन सर 10 बजे आएंगे तो बच्चन सर की 10 बजे गाड़ी वहाँ वैन पर होती थी। अभी तक भी, क्योंकि आप तो केबीसी में लगातार अब यहाँ से, अब शूट यहाँ से होता है, अब हम अपने घर में बैठे होते हैं, लेकिन सर टाइम पर होते हैं। तो मैं वही सोचती हूँ कि कैसे, मतलब इतना आप सुपरस्टार हैं, आप 2 घंटे लोगों को इंतजार करा सकते हैं, कोई आपसे उफ भी नहीं करेगा। अब डिपेंड करता है कि आप टाइम पे पहुंच रहे हैं या नहीं। टेस्ट आपके डिसिप्लिन का, आपकी पर्सनालिटी का मेरी नजर में अब है कि आप पहुंचे या नहीं टाइम पे। तो मुझे लगता है कि वो हैबिट होनी चाहिए। ऋचा जी कब अपने आप को सक्सेसफुल मानेंगी, या सक्सेसफुल होने का पैरामीटर क्या है? क्योंकि ये सवाल हमारे पास रोज आता है हर सेशन में। मैं अपना फेवरेट एक कोट जो मैं बस अपने मन में रखती हूँ, आई एम नॉट अ रैट सो आई एम नॉट इन द रेस। मैं बहुत इसमें ये मानती हूँ कि मुझे, आई थिंक, सुकून और संतोष मेरे लिए सबसे बड़ा सक्सेस आपको पता है क्या है? रात में आराम से गहरी नींद सो पाना। अगर मैं कोई भी टेंशन लेके, चाहे वो पैसे का हो चाहे किसी चीज का हो, अगर मेरी रात की नींद खराब हो रही है ना, तो फिर मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। सही बता रही हूँ, वो नींद, वो चाहे 6 घंटे की हो, चाहे 4 घंटे की हो, चाहे 8 घंटे की हो। आपको पता है आपने करोड़ों लोगों को भी कितना बड़ा सॉल्यूशन दे दिया। सुनो भाई, यदि तुम सब रात को बढ़िया से सोते हो ना, तो दिन भी अच्छा होता है। सब के सब ऋचा जी जितने सक्सेसफुल हो, मतलब अब की बार घर में कोई बोले सक्सेसफुल हो जा तो बोलना ये वाला शो देखो, इसमें जब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी कह रही है कि सक्सेस का पैरामीटर ये है, तो हम तो इसको हासिल कर लिए। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, किसी भी स्टेप पे आके ना, जैसे एक काम कर लेती हूँ ना, जैसे जिंदगी लाइफ कर लिया तो 5-6 सीजन जब चल गए, मुझे लगा अब व्हाट नेक्स्ट। तो व्हाट नेक्स्ट अगेन नेवर इन टर्म्स ऑफ मनी। मुझे हमेशा लगता है मेरी ग्रोथ, तो आप अगर कहें सक्सेस ना, मुझे लगता है ग्रो करते रहना है। जैसे हमेशा बचपन से एक शौक था कि जब कुछ बन जाऊंगी तो समाज को दे पाऊंगी। तो अब 1-1.5 साल हुआ है कि एक बच्चों के लिए स्ट्रीट स्कूल खोला है। ऐसे ही 2 घंटे का है, लेकिन उन बच्चों को बहुत चीजें, हम हाइजीन, मॉरल वैल्यूज और पढ़ाते भी हैं। कहाँ खोला है आपने? कुछ नहीं, सोसाइटी के बाहर सड़क पर। यही तो ब्यूटी है कि सफलता की सबकी अपनी परिभाषा है। बस दिक्कत तो वही है जब हम किसी और की परिभाषा को कॉपी करने लग जाते हैं। नहीं, वो मैं कभी थैंकफुली वो नहीं किया मैंने। तो और कभी कभी लोगों को ना बहुत लंबा वक्त भी लग जाता है ये पहचानने में कि मुझे क्या चाहिए। है, क्योंकि अब आपका तो शो का नाम ही जिंदगी लाइव है। तो लाइव हो के जिंदगी जीनी है तो कोई पर्पस तो ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि आदमी के पास पॉलिटिक्स की बात करने के लिए वक्त है, गॉसिप के लिए वक्त है, बॉलीवुड के लिए वक्त है, लेकिन एकांत में अपने साथ बैठने के लिए वक्त। सारा कंफ्यूजन वहीं से। अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। तो आज ऋचा जी के साथ, तो देखो, एक टॉक शो होस्ट के साथ बात करने का मजा भी यही रहता है, थोड़ा बातों का लेवल जरा नेक्स्ट रहता है एकदम, है थोड़ा अंदर से बातें निकलती है। तो इतने साल में आपका सबसे सेटिस्फाइंग रोल क्या रहा? मतलब लगता है यार वो टाइम था मेरा। हर गेस्ट ना कुछ सिखा जाता है आपको। मैं उस लेडी का नाम भूल गई, हमने ना एक बार अनयूजुअल प्रोफेशन में जो महिलाएं, तो उस जमाने में, अब तो कॉमन हो गया लेडी बाउंसर्स, उस जमाने में कम होती थी। एक चंडीगढ़ से आई थी, ठीक है, लेडी बाउंसर। हाँ, अच्छा। अब लेडी बाउंसर की नौकरी है तो वो वैसे ही वो डिस्क में, क्लब्स में होगी, तो वो रात की नौकरी कि वही लेडीज, जब लड़कियां ज्यादा शराब पी ली तो उनको संभालना है, टैक्सी तक बिठाना है, जो भी करना है, हंगामा ना हो। मैंने उससे पूछा अपना शेड्यूल बताओ, तो उसने पूरा बताया कि रात में 7-8 बजे तो घर से निकलती है, सुबह 6 बजे आई, फटाफट बिना सोए पहले बच्चों को स्कूल भेजा, फिर 2-3 घंटे सोई, बच्चों के वापस आने का टाइम हो गया, खाना बनाए, सारी चीजें हुई। मैंने कहा सुनो, रात में जाती हो तो अड़ोस पड़ोस में लोग बातें करते होंगे तुम्हारे कैरेक्टर को लेके। मैं वो वर्ड यूज नहीं, उसने कहा हाँ मैम, सब बोलते हैं ऐसे ऐसे करती है। तो मैंने कहा बुरा लगता है? उसके एक आंसर ने ना, उज्जवल जी आप बिजनेस वालों को ट्रेन करते हैं, कितना हम लोगों की सोसाइटी के बारे में जजमेंटल होने, उसने पता क्या कहा, करते हैं मैम बातें, किसी ने मेरे घर में राशन थोड़ी ना रख देना है।
आप देखिए वाह, वाह। वो पंजाबी स्टाइल में उसने बोला किसी ने मेरे घर में राशन थोड़ी। मैंने कहा हम कितना अपनी जिंदगी को दूसरों के जजमेंट पे जीने लगते हैं, काम को भी। तो अब मैं कई बार सोचती हूँ, मुझे कोई कुछ बोलता है फिर मैं सोचती हूँ क्या ये व्यक्ति मेरे घर में राशन रखने आ रहा है? नहीं आ रहा ना। आई नो हाउ आई हैव टू लिव माई लाइफ, और मुझे क्या करना है। चलिए उज्जवल पाटनी शो पे ट्रूथ ऑफ टाइटन्स में आखिरी- ऋचा जी आखिरी से सवाल? नहीं। अगला सवाल बोलता हूँ। अभी एक आध निकालते, 2 सवाल और निकालते, ये और इसके बाद और। अच्छा, यदि पीछे जाकर कोई एक निर्णय बदलना चाहेंगे तो वो क्या होगा? मेरी बेवकूफ़ी थी, कुछ लोगों पे भरोसा किया, एक बिजनेस स्टार्टअप में फंस गई, उसकी वजह से आज वो लोग तो सब सही चल रहे हैं, मैं लाखों की उधारी में हूँ। तो अगर एक पीछे जाके वो निर्णय, तो मैं उस उधारी से मुक्ति चाहूंगी, मतलब कर्जे से, सॉरी उधारी नहीं, कर्जे से मुक्ति चाहूंगी। तो मतलब ऋचा अनिरुद्ध भी बिजनेस में फेल हुई है? बिजनेस में तो हमेशा फेल हो जाती हूँ। क्या बात कर हाँ हाँ, आज भी जिंदगी विद ऋचा सोशली बहुत पसंद किया जा रहा है ना। मैं उससे पैसा थोड़ी कमा रही हूँ, मतलब ऋचा अनिरुद्ध की जेब में उससे आज भी पैसे नहीं जा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको सही बताऊँ, बहुत प्रैक्टिकल बात, कंटेंट जब हम पॉजिटिव बनाते हैं ना, वो नहीं बिकता उतना। जितना हेट बिक रही है उतना प्रेम नहीं बिक रहा। सेंसेशन चाहिए, सेंसेशन चाहिए। तो मेरा बहुत नॉर्मल रेवेन्यू आता है, जिससे हमारा मतलब लिटरली काम चलता है। तो वहां भी अगर आप उसको जिंदगी ऋचा को एज बिजनेस देखें तो आई एम नॉट सक्सेसफुल। मतलब तो पहले यहीं पे आपको रोकता हूँ। ये जो आपका फेलियर है, जो भी गड़बड़ रही है, तो हम आपको अपने साइड से, हमारा एक प्रोग्राम है बिजनेस ऑडिट और एक प्रोग्राम है वीआईपी, वो दोनों गिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप वो दोनों करो, और उसके बाद आपको जो बेवकूफ बनाना उतना आसान नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपके पूरे पैरामीटर्स इवैल्यूएशन के अब चेंज थोड़ा हो सा जाएंगे। संभल जाऊंगी। सबकी जिंदगी में ऐसे निर्णय आते हैं जब वो असफल होता है, कोई ना कोई गड़बड़ होती है, और उसके बाद कई साल तक उसको भोगना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी वो बैठ के मुस्कुराते रहते हैं। हाँ, वो अपने शेल में जाके बंद नहीं हो जाते। हाँ। हाँ जी, चलिए। भगवान है जो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो बोलते थे ना पहले बचपन में। जब बहुत दुखी होते हैं तो क्या करते हैं? तो एक तो ये मैं ओशो फॉलोअर हूँ। तो ओशो ने एक बात कही, जैसे हमारे यहाँ बहुत कहते थे ना, अरे बच्चा रो मत रो मत रो मत। तो ओशो हमेशा कहते थे रो। कैथारसिस बहुत सिखाते हैं वो। तो एक सुबह डायनेमिक मेडिटेशन होता है, उसमें तो गाली भी देनी है किसी को, तो मतलब जो करना है, क्वेश्चन पढ़ना है पढ़ो। मैं रोती बहुत हूँ, मैं खुल के रोती हूँ। तो मैं कभी ये नहीं कहती कि मैं लोगों को लगता है स्माइल, और मुझे लगता है कि शायद स्माइल के पीछे की ताकत वही है कि मैं बहुत रो लेती हूँ, फिर रो के उठ जाती हूँ एक बार, लेकिन दिल खोल के रोती हूँ। मेरी एक चीज़ है, मैं अपने दुख की, अपनी परेशानी को किसी दूसरे पर जैसे कई बार लोग होते हैं ना कि अगर एक व्यक्ति परेशान है तो पूरे घर परेशान हो जाता है। आप कमरा बंद करके रोते अकेले? मैं गाड़ी लेके निकल जाती हूँ, और किसी एक सुनसान जगह पर ये कहने वाली मुझे एक और लेडी मिली थी, हाँ नहीं, कुछ और गलत नहीं, गाड़ी रोकी जहाँ ऐसा लगता है कोई देख नहीं रहा, वहां अगर मुझे ना चीखने का भी मन करता है ना, अगर किसी व्यक्ति पर गुस्सा भी है ना, मैं दाढ़ लगा के मैं रो लेती हूँ, चीख लेती हूँ। मतलब मुझे लगता है वो आउटलेट तो जरूरी है। ये तो एक साइकोलॉजिकल टेक्निक ये टेक्निक है। अकेले जाके आदमी, हाँ। अकेले समुद्र की लहरों के सामने सामने जाके रो तो लो, चिल्लाते रो लो। हुए लहरों में आपकी आवाज खो जाती है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं रोती नहीं हूँ, मैं बहुत रोती हूँ। और दूसरा, संगीत मेरी एक बहुत बड़ी ताकत है। तो मैं म्यूजिक एक मेरा जैसे गाती भी? नहीं गाती नहीं हूँ। अपनी बेटी को जरूर शास्त्रीय गायन सिखाया है। बचपन में गाती थी। तो मैं म्यूजिक सुनती हूँ, जिस तरह का भी, जो उस तरह का मन हो। ये 2 चीजें करती हूँ। कई बार कुछ लिख लेती हूँ। तो अलग अलग, मतलब वेंट आउट, मुझे लगता है अपने दुख का वेंट आउट बहुत जरूरी है। तो आज की दुनिया में ये वैसे बेहतर ये है कि आप अकेले जा लें, चीख ले, चिल्ला लें, इंस्टेड ऑफ किसी पे ट्रस्ट करके उससे अपनी बहुत गोपनीय बातें शेयर करें। क्योंकि मेरा ये कोट ही है, मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि कोई बहुत सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो आपका शुभचिंतक है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप अकेले में जो करना है चिल्ला लीजिए, नहीं तो बाद में जितना शेयर करते हो उतना रिपेंट ही होता है वो। और क्योंकि मुझे वो भी चीज पसंद नहीं। कुछ लोगों का मैं देखती हूँ वेंट आउट ना अपने ही लोगों पे, जैसे मुझे कोई सहेली फोन करे और मैं उसी पे चिल्ला दूं, मुझे वो भी पसंद नहीं, क्योंकि उसके बाद मैं गिल्ट में मर जाऊंगी। मैं किसी को ना बुरा, गुस्से में भी ना, मुझे लगता है किसी को बुरा ना बोलूं, बुरा मेरे मुंह से बुरा ना निकले ना निकले ना निकले। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं घर में किसी पे चिल्ला रही हूँ। आई लाइक टू बी अलोन। तो ये लेसन है शायद देश के लिए कि हम सब कभी ना कभी दुखी होते हैं, और अक्सर जो सबसे कॉमन रास्ते होते हैं ना वो यही होता है, जो अपने नियर एंड डियर है, जो हमको छोड़ के नहीं जा सकते, उनको पूरा फ्राई कर दो उठा के। तो उन पे उतार दो, और जो बेचारी मम्मी और घर में दूसरा भाई, एक आध बहन है जो हमारे सुनते ही रहती है, उनको पूरा वो भी सुनते रहते हैं, बोल ले भाई बोल ले। तो जब आप बहुत दुखी होते हैं तो एक अपने राज किसी से शेयर ना करें, नहीं। हाँ, क्योंकि अक्सर जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां हमारे वीक मोमेंट्स में होती है। बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग मोमेंट्स में हम नहीं करते कि बड़ी गलतियां, वीक मोमेंट्स में करते हैं।
तो वीक मोमेंट्स में गलतियां होती है, राज शेयर ना करें। सेकंड, जो आपके बहुत क्लोज लोग हैं उनको ग्रांटेड लेके उनकी बैंड ना बजाएं सामान्य भाषा में, बल्कि अकेले जाएं, अकेले वेंट आउट कर लें। और वेंट आउट करना बहुत जरूरी है। यदि आपने अपने भीतर पाल के रखा ना, वो कैसे मल्टीप्लाई होगा। अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। और मेरी भगवान से दुआ है आप सबकी भी इसमें ब्लेसिंग्स आनी चाहिए। कुछ हजार एंकर्स तैयार हो तब जाके देश में पॉजिटिव मीडिया, पॉजिटिव जर्नलिज्म, क्योंकि 10-20 से तो आप इस सिस्टम को हिला नहीं पाएंगे। हाँ, 10-20 से तो मैं अपने चैनल पे सोच रही थी कि स्टोरी फाइल करवा लूंगी। मैं सोच रहा हूँ कि आपके सिखाए हुए लोग जिस जगह जाएंगे उनका डीएनए ऋचा अनिरुद्ध का डीएनए होगा। क्या बात है। तब जाके वो वैसी बात कर पाएंगे, वो थॉट प्रोसेस, क्योंकि जिससे आप सीख के निकलते हैं आपका ना कहीं स्वभाव व्यवहार वैसा हो जाता है। 10-20% को आप छोड़ दो तो मैं चाहता हूं कि ये कुछ हजार मतलब एंकर्स तैयार करें और उसमें मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी कुछ भी योगदान दे पाया तो एक्चुअली राष्ट्र हित में योगदान होगा, आपके हित में नहीं होगा, राष्ट्र हित में योगदान। तो इट वाज ग्रेट, अमेजिंग। एक छोटे से शहर झांसी से दिल्ली पहुंची, दिल्ली में इतनी बड़ी जर्नी क्रिएट की, उस जर्नी को सोशल आयाम भी दिए और साथ साथ देश में लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर भी कर रही हैं, उनको सॉल्यूशंस भी दे रही हैं। और इनके प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों के आंसू भी गिरते रहते हैं, इधर उधर तो पूरा इमोशनल एंगल रहता है। मैं आपको अपनी टीम की ओर से पावर थिंकर अवार्ड से ऑनर करते हुए गर्व महसूस करता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आपका पावर फैलता रहे और बाकी तो हमने बहुत सारे टाई अप कर ही लिए अभी। जी बिल्कुल, जिसमें सिर्फ मुझे ही फायदा हो रहा है। नहीं, मुझे भी हो रहा है। अच्छा। मैं तैयार